लॉज दो तरीके से होते हैं, एक सब्सटैंटिव, दूसरा प्रोसीजरल। सब्सटैंटिव लॉ वो लॉ होता है जो आपके लॉ को, आपके राइट्स को डिफाइन करता है और आपके लाइबिलिटीज को बताता है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, हिंदू लॉ की बात कर लो, मुस्लिम लॉ की बात कर लो, वहीं पे हिंदू लॉ के अलावा मुस्लिम लॉ के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लो, एसआरए कर लो, सोगा कर लो, पार्टनरशिप कर लो, टॉर्ट्स कर लो, टीपीए कर लो। ये सब क्या है? ये सब्सटैंटिव लॉ है। यहाँ पर खाली राइट्स है, लाइबिलिटीज बताया हुआ है। आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करवाओगे, इसका मैकेनिज्म वो कहाँ है? वो आपका सीपीसी है। अगर हम क्रिमिनल सेंस में बात करें तो आईपीसी आपका सब्सटैंटिव है। आईपीसी के अंदर डेफिनेशन है, पनिशमेंट है, मर्डर है, रेप है, एक्सटॉर्शन है, डकैती है, रॉबरी है, विलफुल रिस्ट्रेंट है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। लेकिन इसके लिए पनिशमेंट है यहाँ पर। लेकिन आप उस क्रिमिनल को, उस एक्यूज को पनिशमेंट दिलवाओगे कहाँ पे? उसके लिए सीआरपीसी है। उसका ट्रायल कैसे होगा, उसको बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सीआरपीसी है। उसी तरीके से जो भी लॉज होते हैं, अगर उसके अंदर उसका प्रोसीजर नहीं है तो वो, उसके लिए मैकेनिज्म अलग से चलता है और वो सीपीसी है। वहीं पे हम ये इंट्रोडक्शन के बाद ये देख लेते हैं कि क्या जो 1908 का एक्ट जो हमारे हाथ में है आज सीपीसी को लेकर, क्या वही एकमात्र एक्ट था पहले से? नहीं। इससे पहले 1859 में आया, फिर 1877 में आया, 1872 में आया, उसके बाद 1908 में आया, जो आज हमारे हाथ में है। हेलो, आई एम स्पीकिंग ऑन माई बिहाफ ऑफ जफर जुडिशियल अकेडमी। हम आगे इसको कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि सीपीसी का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। कई चेंजेस आए, क्योंकि कोई भी लॉ जब बनता है अपने में पूर्ण नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा अमेंडमेंट जो स्टार्ट होता है वो 1976 के अंदर आता है, जिसने पूरा ही सीपीसी को बदल डाला। 1976 के अमेंडमेंट में सबसे पहले फेयर ट्रायल की बात करी। उन्होंने कहा कि भाई हर एक लिटिगेंट को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए और उस फेयर ट्रायल के लिए नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको एक्सपेडिट डिस्पोजल के साथ कर देना चाहिए, क्योंकि सिविल मैटर है, काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके उसको सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। वहीं पे 1976 के अमेंडमेंट के बाद ये लगा कि भाई अभी भी और अमेंडमेंट चाहिए। उसके लिए 1976 के और अमेंडमेंट्स के अंदर एड ऑन हुए, जैसे कि रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है उसे मोर इफेक्टिव कर दिया गया। वहीं पे हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग को ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर दे दिया गया। आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए, अगर आप गवर्नमेंट में है या आप सेलराइज्ड है, तो उसके लिए कुछ पोर्शन फिक्स कर दिया कि भी अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है मैट्रिमोनियल से और जहां पे अटैचमेंट ऑफ सैलरी की बात की जाती है तो कितना अटैच किया जाएगा, वो 1976 में आया। फिर आ जाता है कि आपको सेक्शन 80 में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, पब्लिक ऑफिसर्स को नोटिस देना होता है, उसके लिए उन्होंने उसको लेस स्ट्रिगनेंट कर दिया। रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हो गई अपील में, रिवीजन में। अब अगर आपको रिटर्न स्टेटमेंट या किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट देना है तो उसको आप बिना डिले के आपको वो फाइल करना होगा। ऑर्डर 32A को इंसर्ट कर दिया, जो कि फैमिली मैटर्स को डील करता है। प्रैक्टिस जो थी प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री को पास करने का, उसको एबॉलिश कर दिया गया। वहीं पे समरी ट्रायल को, उसके स्कोप को वाइडन कर दिया गया। इसके अलावा जितने भी पुअरर सेक्शन है कम्युनिटी के, उनको अच्छा खासा रिलीफ देने की कोशिश की गई। वहीं पे जो अमेंडमेंट 1976 का आया उसको देखा गया कि ये सफिशिएंट नहीं है। वहीं पे जस्टिस मैलीमथ कमेटी बैठी, उन्होंने उसके बाद 1999 2002 का अमेंडमेंट लेकर आए, जहां पर उन्होंने टाइम लिमिट फिक्स कर दिया कई चीजों का। जैसे कि अगर समन इशू करना है, आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है, प्लीडिंग्स को अमेंड करना है, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है, एग्जामिनेशन विटनेस को करना है, तो इसके लिए एक टाइम लिमिट को प्रिस्क्राइब कर दिया गया।
नया प्रोविजन सेक्शन 89 को इंसर्ट कर दिया, जहां पे अगर आप अपने सूट को सेटल करना चाहते हो आप आउट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं। वहीं पे एडजर्नमेंट का नंबर को फिक्स किया गया कि भाई आप थ्री एडजर्नमेंट्स जो है आप उसको ले सकते हैं। अब जो कोर्ट कमिश्नर है उनको पावर दिया गया कि भाई आप जब एविडेंस करेंगे, एविडेंस लेंगे, तो कोर्ट ना लेकर इनको ये राइट दे दिया गया कि भाई ये कोर्ट कमिश्नर जो है उनको एविडेंस को नोट कर सकते हैं। वहीं पे जो एंडलेस आर्ग्यूमेंट्स होता था उसके लिए टाइम लिमिट फिक्स कर दिया आपके ओरल आर्ग्यूमेंट के लिए, और वहीं पे उन्होंने रिटर्न आर्ग्यूमेंट के लिए भी एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर दिया कि भी पार्टीज जो है रिकॉर्ड में उसको लेकर आएंगी। अपील का जो प्रोविजन है फाइल करने का उसको उन्होंने डिक्री के बाद जो होता है और उसी कोर्ट में देने का प्रावधान कर दिया। जो कोर्ट डिक्री पास करता है, अगर आप अपील लाना चाहते हैं तो अपर कोर्ट ना जाके आप उसी कोर्ट में अपनी अपील की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अपील जो है जजमेंट के बाद अलाउ कर दिया। वैसे रूल ये कहता है कि डिक्री के बाद ही आप अपील में जाएंगे, लेकिन कुछ केसेस में अगर डिक्री नहीं आ पाती, क्योंकि जजमेंट के 15 दिन के बाद डिक्री का आना होता है, जो कि ऑर्डर 20 में कहा गया है कि भी जैसे ही जजमेंट आता है ये कोर्ट का काम होता है कि भी 15 दिन के बाद वो डिक्री को पास कर दे। लेकिन अगर 15 दिन में डिक्री नहीं आ पाती और अगर आपको अपील में जाना है, आप जजमेंट की कॉपी को लेकर अपील में जा सकते हैं। वहीं पे फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, एलपीए रिवीजन के प्रोविजंस को कर्टेल कर दिया गया। अब इसी के साथ मैं अपना ये एक सेशन ऑफ करती हूं। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, मैं ये नहीं कहूंगी आप नोटिफिकेशंस ऑन करो, मैं ये नहीं कहूंगी कि भी आप मेरा सब्सक्रिप्शन भी करो। अगर आपको मेरा इंफॉर्मेशन लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप उसे खुद ही करेंगे। मैं आपको किसी भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकती, ये आपका अपना फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हाँ क्वालिटी वाइज जरूर ही अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन वाइज आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी हमारे द्वारा, तो फिर ये आपकी अपने विश है। थैंक यू देन।